Hello everyone, hope you all are well. So, today we are going to study class 7 geography chapter 3, which is our changing earth. If you didn't subscribe this channel, what are you waiting for? Go and subscribe it. And don't forget to turn on the notification button also. So, without wasting any time, let's get started. Our earth is divided into four domains: lithosphere, atmosphere, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर. हमारा जो अर्थ है वो चार डोमेन्स में डिवाइडेड है: लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं. लिथोस्फेयर को हम कहते हैं स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर को कहेंगे हम वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर को हम कहेंगे जल मंडल और बायोस्फेयर को हम कहेंगे जीव मंडल. इसी तरीके से अब पहले हम लिथोस्फेयर के बारे में देखेंगे कि लिथोस्फेयर क्या होता है. लिथोस्फेयर, द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ. अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो एरिया है, ये जो अंदर वाला एरिया है, एक थोड़ा सा लेयर अंदर वाला जो है, ये हमारा लिथोस्फेयर कहलाता है. वहीं पे अगर हम देखें, ये जो इसकी आउटर सबसे कॉर्नर वाली एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, ये क्या है, हमारा क्रस्ट है. ठीक. द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट. जैसे कि मैंने बताया कि स्थल मंडल में मानसिक और भूपट्टी का भंगुर ऊपरी भाग शामिल है. थोड़ा सा जो रहता है ना एरिया, ये मेंटल और क्रस्ट के बीच का ये एरिया जो होता है, लिथोस्फेयर कहलाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिथोस्फेयर. हमारे पास दो टाइप की लिथोस्फेयर है. एक तो ओशियनिक लिथोस्फेयर और एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर. ओशियनिक लिथोस्फेयर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल. ठीक है. अब जैसे कि ये कहाँ पे पाई जाएंगी, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे हम मतलब पैर रख सकते हैं इस एरिया में, तो ये चीज जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई. ठीक. ये हो गई हमारी ओशियनिक क्रस्ट, जो कि पानी जो हमारा समुद्र का एरिया है इसके जस्ट नीचे मिल रही है, ये हो गई हमारी ओशियनिक क्रस्ट. अब क्रस्ट ये है, अपर मेंटल हमारी ये है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, हमारा लिथोस्फेयर. क्या आता है, हमारा लिथोस्फेयर दिख रहा है, ये वाला एरिया. तो यहाँ पे जो ये लिथोस्फेयर दिख रहा है, ये दोनों में हम अलग अलग बोलते हैं. ये वाला जो लिथोस्फेयर है जो कॉन्टिनेंट के नीचे है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट के नीचे है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर हुआ. और जो ओशियनिक क्रस्ट के नीचे पाया जा रहा है, ये हमारा ओशियनिक लिथोस्फेयर हुआ. अब हमारे यहाँ पे आता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं. लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द लिथोस्फेयर ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अलग अलग तरीके की प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, टूटी हुई रहती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, तो हम उन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. लिथोस्फेयर जो हमारा डिवाइड रहता है. लिथोस्फेयर प्लेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. इन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आगे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा लिथोस्फेरिक क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, इस एरिया को बोल रहा है. ये दो एरिया है, बस इतने से एरिया को बोल रहा है. ठीक है. ये ऊपर का जो है ये तो क्रस्ट वाला एरिया आ गया हमारा. ठीक है. इससे जस्ट नीचे ये वाला, ठीक, ये वाला हमारा क्या आ गया, लिथोस्फेयर में आ गया. उसके नीचे हमारी सारी की सारी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी थी, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हमारा इनर कोर था, आउटर कोर था, मेंटल था, अपर मेंटल था, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, ये सब, तो वो चीजें. ओके. नेक्स्ट हमारा आता है कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड है टू बेसिस पे. ठीक है.
एक तो एंडोजेनिक फोर्स है, एक एक्सोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो कि अंदर से आते हैं, पृथ्वी के अंदर से आते हैं, अर्थ के अंदर से आते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। वहीं सेकंड नंबर पे एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो बाहरी एरिया पे आते हैं, जो वर्क उनका जो भी रिलेटेड रहता है, ठीक है, वो बाहरी एरिया पे होता है पृथ्वी के। अब देखते हैं यहाँ पे, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये क्या है? एक्सोजेनिक वहीं पे द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि सरफेस पे काम करते हैं, और एंडोजेनिक जो कि अंदर काम करते हैं या फिर अंदर से इफेक्ट करते हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वे शक्तियां जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करती हैं, और वे शक्तियां जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम एंडोजेनिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ, जब भी एंडोजेनिक फोर्सेस आते हैं तो उससे कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो बनता है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही वगैरह होती ही है। हिंदी में यहीं पे हम देखें तो क्या बोल रहा है, इन शक्तियों को रचनात्मक शक्तियां, हिंदी में रचनात्मक शक्तियां कहते हैं, और इंग्लिश और वहीं हम दूसरे में जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है इसे हम हिंदी में कहेंगे क्या, विधिवंशक शक्तियां। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एंडोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, लैंडस्लाइड्स आती हैं। वहीं दूसरी साइड एक्सोजेनिक फोर्सेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। ठीक, इन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं। अर्थक्वेक को हम हिंदी में कहते हैं भूकंप, वॉल्केनो को ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड को भूस्खलन, वहीं हिंदी में रिवर को नदी, विंड को हवा, सी वेव्स को समुद्री लहरें, और ग्लेशियर्स को ग्लेशियर्स ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है, जो अर्थ की मूवमेंट्स हैं उसे हमने एक चार्ट पेपर में डिफाइन करने की कोशिश की है। लेट्स सी, आपको इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं वो दो फोर्सेस में डिवाइडेड है। अभी हमने ऊपर देखा था एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी हैं जो कि पृथ्वी के अंदर से आती हैं, और एक्सोजेनिक जो कि बाहरी तौर पर है, बाहर है, पृथ्वी के बाहर जो। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस को डिवाइड किया गया है दो फोर्सेस में, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो सडनली हमें दिख रहे हैं, जिनको हम बहुत जल्दी ही महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है इनका ना। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो है हमारे, वो स्लो होते हैं। इट्स लाइक 1000 ईयर्स में इनका असर दिखता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो इसी में अब सडन फोर्सेस में जैसे पहला है हमारा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हमें फील हो जाता है, वॉल्केनो, ठीक, लैंडस्लाइड्स। वहीं हमारे पास जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं वो दो टाइप्स के हैं, एक तो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग और एक माउंटेन बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग जो होता है इसमें हमेशा अपवर्ड और डाउनवर्ड का होता है। ठीक है, और वहीं देखा जाए माउंटेन बिल्डिंग में एक तो होता है टेंशन वाला जो कि फोल्डिंग होता है, जैसे हम बोल सकते हैं हिमालय, तो वो भी एक तरीके से फोल्डिंग माउंटेन्स में है। ये कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे कि ये फोर्सेस है, इस तरीके से फोर्स लगता है। ठीक है, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ के लिए आती हैं, और देन एक टाइम बाद जब ये एक दूसरे से टकराती हैं
तो ये क्या होता है, ये ऊपर के लिए ऐसे मूव कर जाती हैं। अब ये ऊपर के लिए मूव कर रही हैं तो ये हल्के हल्के करके बढ़ रही है। अब जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो हल्के हल्के करके उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो फोर्स लगा है ना वो इतना हार्ड बोल सकते हो फोर्स लगा है कि वो अभी तक उसकी हाइट क्या हो रही है, ऊपर के लिए बढ़ती जा रही है, फोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है। होप सो इतना समझ आया होगा आप सबको। अब आगे कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन में क्या हो जाता है कि स्प्रेड होने लग जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, टेंशन, टेंशन में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है, और ऊपर के लिए ऐसे कुछ इस तरीके से माउंटेन फॉर्म हो गया। कंप्रेशन में क्या हो जाता है, कंप्रेशन में स्प्रेड हो जाता है। कंप्रेशन में ये एक जगह से दूसरी जगह के लिए ऐसे हो जाता है, तो ऐसे समथिंग होल्स या गड्ढे जो बोल सकते हो आप, वो क्या होते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा अब एक्सोजेनिक फोर्सेस है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल आता है। इरोजनल और डिपोजिशनल में डिवाइडेड जो है हमारी चार है टाइप्स बोल सकते हो। रिवर की वजह से कैसे होता है, विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से कैसे होता है। आगे हम ये अच्छे से समझेंगे कि इरोजनल और डिपोजिशनल होता क्या है, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आगे मूव करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, भूकंप, ठीक। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. यहाँ पे क्या कह रहा है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव होने लग जाती हैं तो जो सरफेस होता है अर्थ का वो वाइब्रेट करने लग जाता है, हमें फील होता है। अगर बहुत हल्का होगा तो हमें ऐसे फील, वो मतलब जैसे अगर हम मोस्टली देखें जितना ऊपर बैठे रहेंगे ना उतना ज़्यादा हमें फोर्स जो है महसूस होगा। मतलब जितनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग में हम बैठे रहेंगे या ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हैं उतना ज़्यादा हमें फोर्स पता चलता है। जितना ज़्यादा हम ज़मीन के करीब होंगे उतना नहीं पता चल पाता, महसूस उतना नहीं हो पाता ना, क्योंकि ऊपर ज़्यादा ऐसा मूवमेंट होने लग जाती है। फिर यही है कि हम देखते हैं जैसे फैन है ऊपर लटक रखा है तो वो किससे एक मूवमेंट वहाँ क्या हो जाने लग जाती है, हमें दिखने लग जाती है, ठीक है, बहुत इजीली। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अर्थ में कहीं भी वाइब्रेशन जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ही से डिसाइड करके बैठा हुआ है जो अर्थक्वेक है कि मैं तो इसी साइड जाऊंगा, नहीं, वाइब्रेशन ऐसे फैलती है चारों तरफ के ऊपर, ठीक है ना, कहीं भी जा सकती है। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो जो ये वाइब्रेशन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड, जैसे कि कॉमनली हम कैसे पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, या फिर उससे क्या डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड ना जो भी है। तो स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे एनिमल्स, ठीक है, मतलब अजीब सा बिहेव करने लगेंगे। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, यानी कि जो मछलियां हैं वो भी, जो पॉन्ड में मछलियां वो भी तितर बितर इधर उधर होने लगने शुरू हो जाएंगी। जो स्नेक्स हैं वो अपने बिल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अर्थ की सरफेस पे दिखना शुरू हो जाएंगे। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद मशीन कॉल्ड सेसिमोग्राफ। ये ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगा, एज ए जनरल नॉलेज बेसिस पे भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो मशीन लगती है वो होती है सेसिमोग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, कि मतलब कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना खतरनाक भूकंप आया था, ये सब मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिचर्ड स्केल एक मशीन है वो यूज करते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, अभी जो स्केल है आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है, इसमें अगर क्लियरली नहीं दिख रहा मैं एक साइड का अच्छे से जूम कर देती हूँ, थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है
10.0 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वाले पे सबसे ऊपर पे ये एक्सट्रीम लिखा हुआ है, एक्सट्रीम डिजास्टर। ठीक है, फिर 9 पॉइंट, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा यानी कि उतना कम था, बोलते हैं ना 1.0, 2.0, 3.0, इस हिसाब से यहाँ पे हम एक तरीके से इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्या लेवल था अर्थक्वेक का। नेक्स्ट, वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज अ वेंट यानी कि ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली। अभी हमारी अर्थ है, अब क्या होता है ना, अभी तो छोटा सा बना रखा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसे करके कुछ वेंट ऐसे खुले खुले से है। ठीक है, तो ये वेंट खुले हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओपनिंग्स हैं यहाँ से जो मॉल्टन मटेरियल्स हैं वो इरप्ट होती हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर की जो भी मिनरल्स हैं वगैरह, तो वो बाहर आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वॉल्केनो है। अब ये जो है ये वेंट है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। ये गैशियस और ऐश फॉर्म है जो नॉर्मली निकलता है जैसे हीट, क्योंकि नीचे है। जब ये बाहर आता है तो जैसे यहाँ से भी कुछ थोड़े से छेद वेद होंगे, ये मतलब होता है ना ऐसे निकलने के लिए, तो ये है जो बाहर आ रहा है वो क्या है, लावा है, ये वेंट है। ठीक है, ये क्रेटर है, जो सबसे ऊपर वाला एरिया ये क्रेटर है। ये क्रस्ट एरिया जहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये मेंटल हो गया हमारा। मैग्मा चैम्बर जहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट रहता है। इतना समझ आया? नेक्स्ट है, लैंडस्लाइड्स क्या होती है? A landslide is defined as the movement of mass of rock, debris, or earth down a slope. Landslides are a type of mass wasting. लैंडस्लाइड हम एक अच्छा एग्जांपल अगर देखें तो पहाड़ी इलाकों में ऊपर से जो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, मतलब जमीन खिसक जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो लैंड वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही है कि मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, काफी बड़ी तादाद में किसी लैंड का खिसक जाना और वो वेस्ट हो जाती है, तो वही चीज हमारी लैंडस्लाइड्स में आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी में बोला है, हिंदी में मे भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। भूस्खलन को चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान में के ढलान से नीचे खिसकने के रूप में परिभाषित किया गया है। भूस्खलन एक प्रकार का सामूहिक विनाश है। ठीक, नेक्स्ट आगे, प्रमुख भू आकृतियां यानी कि मेजर लैंडफॉर्म्स जो हमारे पास होती हैं प्रेजेंट, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि पहली माउंटेन, दूसरी हिल, तीसरी वैली, चौथी डेजर्ट, पांचवी प्लेन्स एंड छठी प्लेटो। ठीक है, अब यहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स। ठीक है, माउंटेन्स क्या हो गई, जहाँ पे देखा जाए मेनली बर्फबारी है। हिल्स जहाँ पे हरियाली पाई जाती है, बर्फ भी नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं। वैली जैसे क्या है, जहाँ नदियां वगैरह है। डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तान है, मिट्टी है सिर्फ। ठीक, प्लेन एरिया जहाँ पे जो हमारा क्रस्ट एरिया है वो प्लेन है। ठीक है, सीधा है, ऊपर नीचे कुछ ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का तो चलता है। प्लेटू जहाँ पे पूरी जमीन क्या होती है, प्लेन होती है, बट कहीं कहीं पे एक हिस्सा एकदम से ऐसे उठा रहता है ऊपर की तरफ, और ऊपर जो उसका रहता है ना, जैसे पहाड़ का क्या होता है, माउंटेन्स का ऐसे होता है, ये चोंच सी होती है। प्लेटू का क्या होता है, ऐसे टाइप में होता है, डिब्बे टाइप शेप में, मतलब यहाँ पे भी जंगल होगा, यहाँ भी नीचे जंगल चल रहा है ये एरिया में। ठीक है, तो वैसे होता है प्लेटू। और ये प्लेटू कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली साउथ एरिया में, साउथ एरिया में ही है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग, ब्रेकिंग अप और चेंजिंग द कलर ऑफ रॉक्स। रॉक की लाइफ साइकिल को हम सीधा कहें ना तो वेदरिंग है पूरी, वो कैसे बना, फिर कैसे फॉर्म हुआ, अलग अलग उसके मतलब आकृतियां हमें दिखती हैं, तो वो चीज क्या होती है कि वेदरिंग हमारा कहलाती है। ठीक है,
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आई थिंक सेकंड चैप्टर में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में कि वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग और वो डिकम्पोजिंग होता है, ठीक है, ब्रेकिंग अप होता है उसका, देन चेंज होता है उसका कलर वेदर्स के अकॉर्डिंग, कि ज़्यादा धूप की वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाना एंड ऑल जो भी है। वेदरिंग कॉज रॉक टू ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। वेदरिंग से होता है क्या, जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग है हमारे पास, ठीक। टाइप्स ऑफ वेदरिंग में देखेंगे, पहला हमारा है केमिकल वेदरिंग, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक टूट फूट। तो चेंज टू द मिनरल्स इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक, यानी कि जो उसके अंदर मिनरल्स हैं उनमें भी चेंज आएगा और जो बाहर का सरफेस है उसमें भी चेंज आएगा केमिकल वेदरिंग में। और ये होता किस वजह से है, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होता है। मैकेनिकल वेदरिंग में अगर देखें तो क्या है, कॉज्ड बाय फ्रॉस्ट, मूविंग वाटर, हीट फ्रॉम सन। मैकेनिकल वे में हमारा आ गया कि ठंड यानी कि बर्फ की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आना, या फिर बहते हुए पानी की वजह से, या फिर सूरज की गर्मी की वजह से चेंज आना। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या आ जाता है हमारा यहाँ पे, कि जो कि नेचुरली हो रहा है, नेचुरली कैसे कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि वही होता है ना, एक बकरी का एग्जांपल लेते हैं, वो जा रही है, ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे वो पैर रख रही होगी तो वो जहाँ, जब तक हम वहाँ पे पैर नहीं रखेंगे, पत्थर है वहाँ पे बहुत सारे, तो वो हिलेंगे नहीं, ठीक है, अगर भारी है जो भी है, थोड़ा बहुत की हवा की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ सकता उन पे। तो हम, बकरी ने क्या किया, पैर रखा उस पर, वो हिला, अगर वो थोड़ा बहुत भी मूव हुआ, और कहीं वो ऐसी जगह पे है कि अगर वो थोड़ा भी हिला, वो इधर उधर कहीं भी जा सकता है फिर, तो वो चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम भी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें रॉक कलेक्शन करना अच्छा लगता है। सो जहाँ पे से वो रॉक हमने उठाया वो हम कहीं और लेके गए, सो उसका मूवमेंट हुआ किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो वही चीज़। अब आ जाता है हमारा इरोजन, जिसे हम कटाव कहते हैं हिंदी में, ठीक है। Erosion is the movement of rock and sediments that have been broken apart through weathering. Erosion होता क्या है कि जो rocks की movement होती है, ठीक है, या फिर हम sediments की movement को कह सकते हैं, जो कि किसके थ्रू हुई थी, weathering के थ्रू हुई थी, ठीक है, तो उनकी movement. Erosion is the process of taking these particles somewhere else and eventually deposited. Erosion होता क्या है, वो process जहाँ पे ये जो particles हैं, ठीक, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या जा रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को, ठीक है, ये जो डिपॉजिशन क्रिएट करता है ये लैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस प्रोसेस से अलग अलग तरीके के क्या बन जाते हैं, निर्माण होते हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म्स हो जाती हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे कि किसकी वजह से होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था, रिवर, विंड, सी वेव्स की वजह से, कुछ इस तरीके से ये रहा, ठीक है। इरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स की वजह से होता है। अब हम ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक। तो पहला हमारा आता है वाटर। वाटर के थ्रू कैसे होता है ये सब, ठीक है। द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumbles at a steep angle over hard rock or down a steep valley side. It forms a waterfall. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. नदी में बहता पानी परिदृश्य को नष्ट कर देता है। जब नदी कठोर चट्टानों पर या खड़ी घाटी की ओर तीव्र कोण पर गिरती है तो यह एक झरना बनाती है। जैसे ही नदी समतल में प्रवेश करती है यह मुड़ती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे विस विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है ना, जो हमारा रिवर है, हमारी रिवर है, ठीक है, रनिंग कर रही है वाटर से, मतलब चल रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब ये ऐसे एंगल्स पे आते हैं, स्टीप एंगल्स, जैसे 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो
उसमें जब ये आती है तो उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिर रहा है, कहीं पे भी थोड़ा सा हो पहले, तो वो इतने फोर्स में गिर रहा है पानी कंटिन्यूअसली कि वो एरिया इतना ज्यादा डीप होता जाता है कि एक टाइम बाद वो झरना बन जाता है। ठीक है, वैसे ही कह रहा है जब ये प्लेन एरिया में आ जाती है नदी, तो वहां पे ये क्या करने लग जाती है, टेढ़े मेढ़े से ऐसे जाने लगती है, सीधी नहीं जाती। सीधी तब जाती है जब इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, बहाव जो है, तो तब तो सीधी है थोड़ा, बट ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जैसे कि इसमें बता रखा है। ठीक है, ये क्या कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें जो ये है, ये लीवीज क्या होता है, लीवीज जो होता है, जो साइड एरिया होता है नदी के, जहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, डिपोजिशनल की वजह से ऊपर उठ जाता है वो वाला एरिया, इतना डिपॉजिट होता रहता है उसकी वजह से। ठीक है, ऑक्सबो क्या होता है, ऑक्सबो ये होता है कि अब जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये पहले ऐसे रही होगी। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशनल इतना ज्यादा हुआ इस एरिया में, ये जो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है आपको, इसमें डिपोजिशन इतना हुआ कि ये अलग से रह गई। ठीक है, साइड से वो अलग सा बन गया, तो उसे ऑस्बो लेक बोलते हैं। ठीक, मिएंडर क्या हुआ, मिएंडर ये रहा, जैसे यहाँ पे डिपोजिशनल हो रहा है इस एरिया में, ये ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये मिएंडर फॉर्म होते रहता है। ये रहा मिएंडर, ये रहा यहाँ पे, ये भी मिएंडर है। ठीक, इतना समझ आया होगा आपको सो। तो इस तरीके से क्या करती है, डिपोजिशनल और इरोजन में हेल्प करती है हमारा क्या, वाटर हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का क्या काम है, अब क्या है कि पानी जहाँ पर है, जिस एरिया में प्रेजेंट है, समुद्री एरिया बोल सकते हैं, वहां पे भी नीचे जमीन तो है। जब क्या हो जाता है, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से पानी जमने लग जाता है, तो समुद्र में भी पानी कम होने लग जाता है। ठीक है, तो हमें जमीन दिखना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ग्लेशियर्स पिघलते हैं ज्यादा गर्मी की वजह से, तो पानी बढ़ जाता है। ठीक है, समुद्र में। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ पत्थर के तौर पे खड़ा हो रखे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब ये जो यहाँ पे एक ये छेद सा हो रहा है, ये कैविटी टाइप बोल सकते हो आप, जैसे हमारे दांत होते हैं तो उनमें कैविटी लग जाती है, किसकी वजह से, कीड़ों की वजह से। वैसे ही बार बार सी वेव्स इससे टकराती हैं फोर्सफुली। ठीक है, एक बार टकराया कोई बात नहीं, दो बार टकराया कोई बात नहीं। बोलते हैं ना, एक बार जैसे हम पिटाई खाए, ठीक है, आपको हाथ पे कोई मार रहा है, बहुत हल्के मार रहा है, जिसमें आपको पेन भी ना हो, मगर कंटिन्यूअस अगर वो उसी फोर्स पे मारता रहे उसी जगह पे, तो एक टाइम बाद आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली सी वेव्स टकराती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऐसे होल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर भी जैसे टकराती है वेव्स, जैसे यहाँ पे इसने बताया इस एरिया में ना, तो यहाँ पे भी टूट फूट शुरू हो जाती है, जैसे सी केव्स बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, ऐसा भी है। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू अ कोस्टल लैंडफॉर्म। इसे हम बोलते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म, इस एरिया जो ये ऐसे उठे उठे हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, भू आकृतियां, तटीय भू आकृतियां। ठीक, sea waves continuously strikes at the rocks cracks develop over time, they become large and wider। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो सी वेव्स होती है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती है, यानी टकराती हैं, रॉक्स पे क्या होने लग जाता है, क्रैक आने लग जाता है, और एक टाइम बाद ओवर टाइम तो वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाते हैं और वाइडर हो जाते हैं, जो ये होल्स होते हैं। ऐसे ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या काम है, वर्क ऑफ आइस में है, ग्लेशियर्स आर rivers of ice which to erodes the landscape and bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below glacier carve out deep hollows there। अब क्या होता है ना, जो ग्लेशियर से वो है क्या, जमी हुई नदियां। ठीक है, जैसे हीट बढ़ती है तो वो वापस नदी के फॉर्म में शुरू हो जाती है दिखना, और जैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से वो जम जाती है। वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं।
ठीक है। स्टोन्स अलग अलग तरीके के डिपोजिशनल हो ही रहती है चीजें ना, डिपॉजिट हुई रहती है, तो वही चीज कुछ इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा होगा, जैसे ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये नदी है जो कि जमी हुई है, ठीक। वर्क ऑफ विंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम। आप वहां देख सकते हो, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान एरिया में आपको मशरूम की शेप के जो है रॉक्स दिख जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड्स जो है वो क्या करती है, उन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। क्या करती है, नीचे वाले ऊपर वाले हिस्से पे ज्यादा मतलब वो लग जाती है नीचे वाले हिस्से के कंपेयर में। Therefore such rock have narrower base and wider top, यानी कि इस वजह से ही, विंड की वजह से ही क्या होता है, जो उनका ऊपर का हिस्सा होता है ना वो ज्यादा जो है इस तरीके से रहता है, और नीचे का क्या होता है, ये वाइडर फॉर्म में रहता है, ये नैरो फॉर्म में रहता है, तो इसलिए वो मशरूम की तरह दिखते हैं। When the wind blow, it lifts and transports the sand from one place to another। और जैसे विंड चलना शुरू होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाती है, क्या, मिट्टी जो रहती है, सैंड। When it stop blowing, sand falls and get deposited on low hill like structure। जैसे ही उठे उठे से यहाँ पे ये देखो, ये वाला एरिया नीचे है तो ये ऊपर है, ये फिर नीचे हो गया तो ये ऊपर हो गया, तो ये जैसी हवा रुकती है तो क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और एक हिली स्ट्रक्चर हमें शो होना शुरू हो जाता है, तो इन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, जो ये हिली हिली एरिया टाइप हमें दिख रहा है। When the grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। जब हवा चलती है तो ये जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं ये इतने ज्यादा बारीक और इतने लाइट होते हैं कि विंड इन्हें, यानी कि हवा एक जगह से दूसरी जगह इन्हें ले जा सकती है और लंबे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकती है। When such sand is deposited in large area, it is called loess। अब कहीं पे जहाँ पे ये लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे हम लोइस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना, और ये मोस्टली अगर देखा जाए तो कहाँ मिलता है, चाइना में। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया।